हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे साथ बिजनेस की क्लास में। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला बेटा जी, वो रहने वाला बिजनेस इन्वायरमेंट। काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी कॉम्प्लिकेट भी है। ध्यान रखना, बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं चैप्टर में, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको ऐसा कराऊंगा कि आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट में पढ़ाने वाला हूँ आपको ये चैप्टर डिटेल में, ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर सको और इसके जो केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसको आसानी से अटेंड कर सको यार, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपना बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर। तो जैसे कि बेटा जी आप देख रहे हो, बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर हमें करना है आज, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से, बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर को अपने। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट की बेटा की डिफाइन क्या है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट की डिफाइन की बात करते हैं। सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। तो आपको अगर मैं सिंपल सी बात करूं बिजनेस इन्वायरमेंट के मीनिंग की, तो टू फोर्स एन इंस्टीट्यूशन। बेटा वो सारी फोर्स है, वो सारे इंस्टीट्यूशन जो बिजनेस से आउटसाइड होते हैं, मतलब बिजनेस के बाहर के जितने भी इंस्टीट्यूशन या फैक्टर्स है, वो सारे फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं बिजनेस को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव डाल रहे हैं, ठीक है। उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसके अंदर आपके इकोनॉमिक, ठीक है, आपके टेक्नोलॉजिकल, आपके पॉलिटिकल, आपके सोशल फैक्टर्स, ठीक है, या फिर आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके कंज्यूमर्स, ये सारे के सारे जो भी होते हैं बच्चों, इन्हें कहते हैं हम क्या, बिजनेस इन्वायरमेंट। जिस इन्वायरमेंट के अंदर हमारा बिजनेस क्या कर रहा होता है, रन कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बीच इट द मेंबर्स मस्ट डी टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल और या पर्पस। और इन्हीं सभी इन्वायरमेंट के बीच में रहकर हमारे बिजनेस को अपने पर्पस को या अपने गोल को अचीव करना होता है। इसलिए ही बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं, ठीक है, बिजनेस को पूरी तरह से हमारे ये फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इस वजह से ना। चलो, ये थी मीनिंग। अब देखो, फोर्स में कौन आता है एंड इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन आता है, वो बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने बात करी ना, बिजनेस इन्वायरमेंट, फोर्स और इंस्टीट्यूशन आउटसाइड द फार्म, ठीक है, जो प्रभावित कर रहे हैं किसको, हमारे बिजनेस को। तो फोर्स के अंदर कौन आता है, देखिए, सबसे पहले फोर्स के अंदर इकोनॉमिकल, ठीक है, फिर आपके सोशल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल, ये सारे फैक्टर्स आपके फोर्स में आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इंस्टीट्यूशन में कौन आता है बच्चों, सप्लायर, जो माल सप्लाई कर रहा है, कस्टमर्स एंड कॉम्पिटिटर्स, ये आपके आते हैं इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। तो इस तरीके से फोर्स और इंस्टीट्यूशन को अलग अलग बांटा गया और मैंने आपको प्लस एग्जांपल के साथ बता दिया है। इन सबको जब हम कलेक्टिवली बोलते हैं तो हम उसको बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, जो हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ओके, चलो आगे बात करते हैं। इट इंक्लूड ऑल दोस कॉन्स्टेंट, लेकिन इनके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, ठीक है, और फोर्सेस एक्सटर्नल टू द बिजनेस विद इन विच इट ऑपरेट, जिसके अंदर हमारे बिजनेस क्या हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है, जिसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं तो कुछ फोर्सेस भी है, ठीक है, एक्सटर्नल, जो उसको क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। देयरफॉर, इसलिए हमें दो चीजों को ध्यान रखना है। पहला, द फार्म मस्ट बी अवेयर, इसलिए हमें मस्ट बी अवेयर, मतलब बिजनेस को हमेशा क्या रहना चाहिए, मतलब जो फार्म है उसको हमेशा अवेयर रहना चाहिए एक्सटर्नल फोर्स और इंस्टीट्यूशन के बारे में। हमेशा उसको पता रहना चाहिए कि उसकी फोर्स कैसी है और इंस्टीट्यूशन किस तरीके के बिहेवियर में है, ताकि बिजनेस अपने आप को सर्वाइव कर सके और अच्छे से रन कर सके। एंड द फर्म मस्ट बी नेग्ड कीपिंग इन द माइंड दिस फोर्सेस और इंस्टीट्यूशन, और बिजनेस को हमेशा अपने माइंड में इन फोर्सेस को, इंस्टीट्यूशन को रख के चलना चाहिए, ताकि वो अच्छे से क्या कर सके, इनको स्टडी करे और इन चीजों का फायदा उठा सके, खासकर फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सके। क्लियर, चलो आगे बात करते हैं बेटा। हमारा जो बिजनेस है, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस होता है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट से। देखो कैसे, पॉजिटिव भी होता है, क्लियर, और साथ में हमारा नेगेटिव भी होता है, मतलब कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को थ्रेट्स भी होते हैं, खतरे भी होते हैं उससे, ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट से, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी होती है हमारे बिजनेस को, बिजनेस इन्वायरमेंट से। ओके, चलो तो देख लेते हैं सबसे पहले हम कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है और क्या हमारे थ्रेट्स होते हैं। देखो, कोई भी बिजनेस अगर मार्केट में है तो ऑब्वियसली बात है, खुद सोचो, सोशल ट्रेंड आएगा, ठीक है, मतलब कोई चीज एकदम से बदल गई, ठीक है, कुछ ट्रेंडिंग हो गया। अब मान लो अगर सोशल स्टडी नहीं करी, मतलब हमारे सोशल इन्वायरमेंट की बिजनेस में, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि क्या ट्रेंड आने वाला है। इससे क्या होगा, बिजनेस को हार्म होएगा, लॉस हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से थ्रेट हुआ। अगर वही बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करा होगा किसने, फार्म ने, तो वो क्या करेगा, इस चीज का अपॉर्चुनिटी उठा लेगा फर्स्ट मूवर बन के, है ना। वो जल्दी से क्या करेगा, ट्रेंड के साथ चलेगा और जल्दी से प्रोडक्शन करेगा उस चीज की जो बिकने वाली है आगे।
तो इस तरीके से बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के फार्म के ऊपर। ओके, चलो देखते हैं आप बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स। बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले बेटा अगर मैं बात करूं बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर की, तो पहला फीचर है टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, एक्सटर्नली फोर्स का टोटल होता है, टोटल जितनी भी एक्सटर्नल फोर्स है वो सबका टोटल होता है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसमें हम कह सकते हैं सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सटर्नली एंड स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स होती है। इसके अंदर दो तरीके की फोर्स होती है बेटा, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि स्पेसिफिक और जनरल फोर्स कौन सी होती है हमारी डिटेल में। तीसरा हमारा इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या, देखो यहाँ पे बिजनेस इंटर रिलेट करता है बच्चों, इंटर रिलेट करता है बच्चों। जैसे कि लाइक मान लो अगर कंज्यूमर बढ़ गए, ठीक है, मान लो कंज्यूमर बढ़ते हैं, इंक्रीज द कंज्यूमर एंड अवेयरनेस हैव टू लेट द मोर स्टेट लॉज। आपको पता है जितना हमारा कंज्यूमर बढ़ेगा और कंज्यूमर की अवेयरनेस बढ़ेगी उतना ही स्टेट लो बनेंगे एंड रेडरेस सिस्टम बनेगा, डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की मांग होगी। क्यों, क्योंकि हमारे जो कंज्यूमर है वो तो क्या हो चुके हैं, अवेयर हो चुके हैं इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट को लेकर, इसलिए वो क्या मांगेंगे बिजनेस से कि एक इको फ्रेंडली उनको प्रोडक्ट मिले जो नुकसान ना करे हमारे एनवायरमेंट को। इस तरीके से तो इंटर रिलेटेडनेस करता है। ओके, फिर वहीं अगर हम बात करें बाबू डायनेमिक नेचर की, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक नेचर का होता है। देखो डायनेमिक शब्द का मतलब आप हमेशा अपने माइंड में सेट कर लो, क्योंकि ये मोस्टली बिजनेस के अंदर यूज होने वाला है। डायनेमिक का मतलब होता है बेटा चेंजिंग इन्वायरमेंट, मींस एक तरीके से चेंज आना, बार बार कोई ना कोई बदलाव आते रहना, डायनेमिक नेचर का है। क्यों, बिजनेस इन्वायरमेंट बेटा क्या करता है, अपने आप को ना समय के साथ बदलता रहता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। जैसे कि अभी लाइक मैंने पीछे अभी आपको एग्जांपल दिया ट्रेंड का, जैसे कि ट्रेंड्स आते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे कि अभी मान लो लोअर फिट पैंट का ट्रेंड चल रहा है ना, आगे चल के क्या है क्या पता स्ट्रेट फिट का आ जाए एकदम सी, कुछ भी हो सकता है, ट्रेंड मिनट से मिनट में बदल सकता है। तो डायनेमिक नेचर है, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी चेंज, इन्वायरमेंट चेंज, लाइक इस तरीके से। क्लियर, तो डायनेमिक नेचर का है, जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा भी है बाबू, इट्स कीप चेंजिंग, ये हमेशा क्या रहता है, चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे कि टेक्नोलॉजी यूज्ड, कंज्यूमर टेस्ट प्रेफरेंस, ठीक है, बदल गया कभी भी, और फार्म नीड टू बी चेंज देयर ऑपरेशंस, उसने फार्म ने अपने ऑपरेशंस ही बदल दिए, इस तरीके से। ओके, चलो आगे बात करते हैं बेटा जी अनसर्टेनिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डायनेमिक नेचर का है, कुछ नहीं पता क्या हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। इट इज द वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, बेटा बहुत डिफिकल्ट होता है इसको प्रिडिक्ट करना। अब कैसे प्रिडिक्ट करें, अब पता ही नहीं है कि कौन सी चीज कब बदल जाए, ठीक है, तुरंत तुरंत बदल रही है, एक दिन में बदल रही है, एक घंटे में बदल जा रहा है कुछ भी, तो इस तरीके से हम नहीं पता लगा पाएंगे ना कि क्या है। तो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर। ओके, चलो आगे बात करते हैं, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है बाबू, ये भी एक इसका फीचर है। कॉम्प्लेक्सिबिलिटी मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स फेनोमेना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, जिसको समझना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है बाबू, ठीक है। देखो कंसीडर ऑफ न्यूमरस कंपोनेंट, क्योंकि एक कंपोनेंट तो इसका है नहीं जिसको समझा जा सके, बहुत सारे कंपोनेंट है, बहुत दिक्कत होती है, इसलिए हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर। ओके, समझने में बहुत डिफिकल्ट होता है इसको, और कंप्रेहेंड करना और एक्सट्रैक्ट करना इसके इफेक्ट बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। रिलेटिविटी बिल्कुल है, रिलेटिविटी बिकॉज डिफर फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री। रिलेटिविटी इसलिए बेटा क्योंकि हर कंट्री के अलग अलग, ठीक है, ट्रेंड्स होते हैं, अलग अलग चेंजेस आते हैं एनवायरमेंट में, इस वजह से। क्योंकि अब मान लो जैसे कि मान लो एक पॉलिटिकल नेचर में बताता हूँ, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी तो उसका इफेक्ट हमारी कंट्री पे तो पड़ेगा, अनदर कंट्री पे तो नहीं पड़ेगा उसका इफेक्ट। तो इस तरीके से कंट्री टू कंट्री क्या होता है, ये अलग अलग होता है। तो ये 7 बड़े फीचर्स थे बेटा हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के। ओके, पता होने चाहिए, आते हैं पेपर में। आगे देखो यहाँ पे अब हम बात करेंगे बेटा जी इंपॉर्टेंस की, कि बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। वेरी सिंपल इंपॉर्टेंस इज, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या होती है, पहले वो देखते हैं। देखो इन्वायरमेंटल कंडीशन मस्ट बी फोरकास्टेड बिफोर एस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड स्ट्रेटजीज प्लान। कोई भी स्ट्रेटजीज प्लान अगर हमें बनाने हैं, ठीक है, या हमें मान लो कोई भी गोल्स अपने एस्टेब्लिश करने हैं बाबू, तो इन्वायरमेंटल कंडीशन को हमें सबसे पहले स्टडी करना चाहिए उनको बनाने से पहले। द प्रोसेस बाय विच दे फॉर्म मॉनिटर देयर द रिलेटिव एनवायरमेंट। और ये एक ऐसा प्रोसेस है बाबू जिसके अंदर हम इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटी या थ्रेट्स को, कि हमें अपॉर्चुनिटी है चीज को लेकर या फिर हमारे थ्रेट्स है या हमारे लिए खतरा है, ठीक है, इन फ्यूचर, उसको हम चेक करते हैं। ओके डन, तो ये हमारा होता है क्या, बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक, और ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, और ये कंडीशन हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट की। अब इसको हम क्या बोलते हैं पता है बेटा, इन्वायरमेंट स्कैनिंग। अब इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्यों बोला, बिकॉज हम यही तो कर रहे हैं, स्कैनिंग तो कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है, खतरे क्या है ना, क्या हमारे फायदा वहां पे इन्वायरमेंट में, पता हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमारे बिजनेस को, है ना, इसलिए हम इसको कई बार बोलते हैं इन्वायरमेंट स्कैनिंग।
या फिर ठीक है नॉर्मली इन्वायरमेंटल कंडीशन भी आप बोल सकते हो। अब इसके बेनिफिट क्या होता है बेटा, अगर हम इन्वायरमेंट स्कैनिंग करें तो इसके फायदे क्या है, हमें फायदे देखो। सबसे पहला बेनिफिट, एनेबल द फार्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। इससे क्या होगा, जो हमारा फार्म होगा वो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर पाएगा एंड देन गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ओके, तो बेटा जी इससे क्या होता है ना, कोई भी फार्म हमारा एनेबल हो जाता है अपॉर्चुनिटी को फाइंड करने में, देन उसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकता है, क्योंकि देखो उसको अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लग गया तो सिंपल चीज है वो पहला स्टेप लेगा तो उसको फायदा भी पहले पहुंचेगा, है ना, इस तरीके से। उसके बाद जैसे कि देखो इसमें क्या होता है, फार्म को कैपिटलाइज करने में मदद मिल जाती है अपॉर्चुनिटी के साथ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया मारुति उद्योग ने, ठीक है, स्मॉल कार मार्केट बनाई जैसे नहीं। फिर दूसरा बेटा क्या बेनिफिट है, ये क्या इंपॉर्टेंस है वो, सबसे पहले हम इसमें आइडेंटिफाई कर पाते हैं थ्रेड्स को भी, और साथ में अर्ली वार्निंग सिग्नल भी मिल जाता है हमें एडवर्स कंडीशन का, जो हमें फायदा देता है, ठीक है। हम उसके लिए क्या हो सकता है, प्रिपेयर हो सकते हैं उस थ्रेड के लिए, पहले से पहले अपने आप को प्रिपेयर करके रख सकते हैं कि ताकि हमारे बिजनेस में कोई इफेक्ट ना हो। तीसरा, हेल्प इन द टैपिंग यूजफुल रिसोर्स, और हम अपनी रिसोर्स को सही तरीके से यूज भी कर सकते हैं। देखो कैसे, द बिजनेस नीड टू बी सेवरल, आपको पता बहुत सारे हमें इनपुट चाहिए होते हैं अपने बिजनेस को करने के लिए, जैसे रॉ मटेरियल्स, ठीक है, फाइनेंस, लेबर्स, सब चाहिए होते हैं। तो इनको हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, टैपिंग कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं, हेल्प होगी। क्यों, क्योंकि हम स्टडी कर चुके हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, हमें कितनी लेबर चाहिए, क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए, रॉ मटेरियल कौन सा चाहिए, सब पता लग गया हमें, इसलिए। एंड दिस इनपुट्स आर अवेलेबल, ठीक है, फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और ये सारे के सारे कहाँ पे होते हैं, अवेलेबल एनवायरनमेंट में। एंड supplies the good and service to customers and tax to government, return to investors, ये सब हमें पता लग जाएगा पहले इस तरीके से। एंड डिपेंड होता है किसके ऊपर बेटा, आउट ऑफ द इंपोर्ट्स एंड द आउटलेट ऑफ फॉर आउटपुट, आउटपुट कितना होगा, इनपुट्स कितना होगा, ये सब। ओके, चलो फिर हमें डिजाइन करनी होती है पॉलिसीज गेट द रिसोर्स, रिसोर्स को पाने के लिए। तो ये सारी चीजें फायदा देती है हमें बेटा इसकी एनवायरमेंट स्कैनिंग की। अब हम बात करेंगे हेल्प इन द कोपिंग विद द रैपिड चेंज। हाँ, एक चीज ये फायदा होता है जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर लेंगे बच्चों, तो हम कोपिंग कर सकते हैं रैपिड चेंज के साथ, जितना तेज चाहे जितनी मर्जी तेज चेंजेस आए एनवायरनमेंट में, हम उसके साथ साथ चल पाएंगे और जिसका हमें फायदा मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज, जैसे हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं हमारे, जैसे मार्केट कंडीशन, कॉम्पिटिशन चेंज कर रहे हैं अपने आप को, बहुत जल्दी 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 चेंज कर रहे हैं, तो इसके साथ हमें कोप करना पड़ता है, चलना पड़ता है स्पेस के साथ। तो हमें इसलिए इन्वायरमेंट चेंजिंग को स्टडी करना पड़ता है, ताकि मैनेजर अंडरस्टैंड कर पाए इन्वायरमेंट क्या हो, डेवलप कर पाए सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। फिर हमारा आता है बेटा हेल्प इन द असिस्टिंग इन प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी मदद करता है ये, ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स पता लग गए तो प्लानिंग भी हम उसी हिसाब से करेंगे फिर कि क्या प्लानिंग रहने वाली है हमारी। देन फिर हमारी आएगी हेल्प इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, हमारी परफॉर्मेंस में भी क्या होगा, इंप्रूव होगा, क्योंकि हमें पहले से ही अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स पता है। ओके, इसलिए देन अब बात करेंगे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, जिसपे हमारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं और हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ज्यादा से ज्यादा इस पे, वो है हमारे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि हमारे कितने हैं, 3 लेवल्स के हैं। ओके, 3 लेवल्स के हैं, पर एक्चुअल में जो है वो 2 ही हैं आपके, ठीक है। जैसे देखो इंटरनल एनवायरनमेंट, सबसे पहले ये वो एनवायरनमेंट होता है जो बेटा फार्म के अंदर अंदर का होगा, इसमें आउटसाइडर कोई नहीं। ओके, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो सारे के सारे फैक्टर्स जो होने वाले वो आउटसाइड होने वाले हैं, किससे, फार्म से ना। देखो डिफाइन देखते हैं चलो सबसे पहले इंटरनल एनवायरनमेंट, दिस रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स सच एज मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोफेशनल एंड प्रोडक्शन। ओके, भाई मैं बात करूं, इनको फार्म क्या कर सकता है, अलर्ट भी कर सकता है, मतलब चेंजेस कर सकता है इनके अंदर, ठीक है, मॉडिफाई मतलब, और वो भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकता है चेंज फार्म, क्योंकि इंटरनल है, फार्म के कंट्रोल में पूरी तरह से, फार्म जो चाहे वो कर सकता है इनके अंदर, है ना, चेंज करना चाहे चेंज करे, कुछ मॉडिफाई करना चाहे मॉडिफाई करे। ओके, ये ऐसा हो सकता है, बट एक्सटर्नल पे फार्म का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, सिर्फ फार्म उनको स्टडी कर सकता है, समझ सकता है, बस, बाकी फार्म का कोई कंट्रोल नहीं होता एक्सटर्नल पर। देखो दिस फैक्टर आर द बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ फार्म, फार्म के कंट्रोल से एकदम कहां है, बाहर है। ओके, एंड देयरफॉर आर जनरली ग्रेडेड या रिगार्डेड द अनकंट्रोल्ड, इसलिए हम कहते हैं ये अनकंट्रोल्ड फैक्टर होते हैं जो फार्म के कंट्रोल में नहीं है, और लेकिन फार्म की सक्सेस पूरी तरह से डिपेंड करती है इन फैक्टर्स पर। ओके, चलो पढ़ते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, हमने क्या करा, 2 पार्ट्स में बांटा, आगे भी चल के देखो किन 2 पार्ट्स में बांटा बेटा। सबसे पहले हमने इसको बांटा है एक तो जनरल एनवायरनमेंट में, ठीक है, जनरल एनवायरनमेंट और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में। अब देखो जनरल एनवायरनमेंट में कौन कौन आता है, जनरल एनवायरनमेंट में बेटा हमारा आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये 5 आते हैं। भाई अगर मैं बात करूं बेटा जी ऑपरेटिंग में, तो वेरी सिंपल, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स,
इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, लेबर्स। ओके, ये आते हैं। और हमें जो पढ़ना है यहाँ पे मेन जो हमारे टॉपिक रहने वाला है अभी, ठीक है, वो रहने वाला है ये वाला, ठीक है, जनरल इन्वायरमेंट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ही हम बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट भी तरीके से, ठीक है। इसको हम मेन बिजनेस इन्वायरमेंट भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। चलो देखते हैं जनरल इन्वायरमेंट में कौन कौन सा आता है। जैसे कि अभी मैं आपको बता चुका हूँ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सबसे पहले। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कि किस तरीके का इफेक्ट डालेगा हमारे बिजनेस पर। देखो, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस इंक्लूड द इकोनॉमिक कंडीशंस। इसके अंदर इकोनॉमिक कंडीशंस क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज इन्वॉल्व होंगी, इकोनॉमिक सिस्टम इन्वॉल्व होगा, प्रिवेलिंग द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है बिजनेस का, जो बिजनेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है। इकोनॉमिक कंडीशन क्या करेगी, जैसे कि लाइक इकोनॉमिक कंडीशन क्या होती है, जैसे कि इन्फ्लुएंस रेट, ये मतलब राइजिंग ऑफ प्राइस, लेवल ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कंज्यूमर इनकम, डेप्थ एंड स्पेंडिंग एंड एम्प्लॉयमेंट रेट, ये सब बेटा हमारा इकोनॉमिक कंडीशंस होती है। इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक EXIM पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज और आपके साथ में इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इकोनॉमिक सिस्टम में ऑपरेशन ओपननेस ऑफ बिजनेस कैन बी एन कैपिटलिस्ट हो सकती है, सोशलिस्ट हो सकती है, इकोनॉमिक किसी भी तरीके का सिस्टम हो सकता है। ओके, तो बेटा इसमें हमारा ना ये सिस्टम इंक्लूड होते हैं, जैसे कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इनकम इकोनॉमिक सिस्टम। ओके, एंड देयरफॉर वी सी दैट द इन्फ्लुएंस एंड फ्रीडम ऑफ द ऑपरेशंस। लेकिन मैं अब आपको बता देता हूं जो हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट डालता है वो देखते हैं। सबसे पहले देखो, हमारा जो इफेक्ट डालता है, सबसे पहले बेटा इफेक्ट डालता है हमारा बिजनेस पे विद द राइज इन इनकम लेवल। ठीक है, इनकम लेवल बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की, साथ खासकर लग्जरी गुड्स की। सिंपल चीज है, जब इनकम बढ़ गई लोगों की तो गुड्स भी लग्जरी यूज करेंगे, महंगे गुड्स यूज करेंगे। ठीक है, और इंडिया आपको पता ही है मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम है, सो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को एग्जिट करते हैं यहाँ पर वर्ड विद द इनिटेशंस ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 91 के हिसाब से प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा फ्री कर दिया गया है, ज्यादा रेगुलेशन और एज्यूम किया गया है वाइटर रोल उसका। ठीक है, और नेशनल सिग्निफिकेंस कर दी गई है प्राइवेट सेक्टर की थोड़ी सी। तो बेटा ये सिग्निफिकेंस है इनका। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को ना अलाउ करा गया है, इन्वेस्ट करेगा ऑल इंडस्ट्रीज में। ओके भैया, अगर मैं बात करूं है ना, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट विल बी डिक्रीज द बोरो। आपको पता है जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया तो इससे क्या हो, बोरोइंग का कम हो गया। मतलब अब भाई इंटरेस्ट इतना ज्यादा है तो कोई बोरो क्यों करेगा, है ना। तो इस वजह से देयर विल बी द क्रिटिकल एंड ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री। इससे क्या हुआ, थोड़ा सा ना ग्रोथ जो थी इंडस्ट्रीज की वो कम हुई। ठीक है, कौन सी, पब्लिक की। क्लियर, चलो आगे बात करते हैं सोशल पे। तो ये कुछ इफेक्ट हुआ है, चलो ये यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेना, नोट डाउन कर लेना, ये इफेक्ट है इकोनॉमिक। ठीक है, जो हमारे बिजनेस पे पड़ते हैं। डन। अब हम बात करेंगे बेटा सोशल। सोशल इन्वायरमेंट के क्या इफेक्ट होते हैं, देखो सोशल इन्वायरमेंट सबसे पहले होता क्या वो देख लेते हैं। डिस्क्राइब करूं अगर मैं इसको तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी इन बीच द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिट। मतलब एक वो कैरेक्टरिस्टिक्स सोसाइटी की जहां पर हमारा एनवायरमेंट मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है और वर्क कर रहा है, रन कर रहा है। एंड द डिमांड ऑफ द फार्म प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन डिपेंड ऑन द फैक्टर ऑफ, ठीक है, लिटरेसी रेट। और आपको पता है किसी भी फार्म के प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो सोसाइटी से ही होती है। ठीक है, और वो वही प्रोडक्ट मतलब उसको प्रोड्यूस करता है और वहीं से उसको रिसोर्सेज भी मिलती है। ठीक है, और वो डिपेंड करता है उसकी डिमांड की, पता है किस पे, लिटरेसी रेट, लोग पढ़े लिखे कितना है। ठीक है, और पीपल्स का एटीट्यूड किस प्रकार, मतलब वहां के लोगों का एटीट्यूड कैसा है, कस्टम्स कैसी है वहां की, मतलब ठीक है, और वहां के बिलीव्स क्या है और वैल्यूज क्या है, कंपोजिशंस क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन की, कंज्यूमर्स कैसे अवेयर है या नहीं है, ये सब सोशल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। ओके, एग्जांपल अगर मैं देखूं तो देखो, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट इन वुमेन। ठीक है, मतलब वुमेन जो है एम्प्लॉयमेंट कर रही है। एंड डिमांड फॉर द कंज्यूमर ड्यूरेबल, जैसे कि ड्यूरेबल गुड्स की कितनी मांग है, रेफ्रिजरेटर वगैरह, टीवी वगैरह की, हाउस होल्ड आइटम्स लाइक। ठीक है, और लोगों का एटीट्यूड कैसा है, ये सारे एग्जांपल है बेटा इसके। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। देखो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, द काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट एग्जिस्ट एंड द पॉलिसी ऑफ फॉर्मुलेटेड बाय इट आर द पॉलिटिकल फैक्टर। मतलब हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पॉलिसीज या कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी आ रही है और वो हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है, जैसे कि टैक्सेस पॉलिसी हो गई। ठीक, वो सारे के सारे फैक्टर्स हमारे कहलाते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स। एंड द आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट, अगर आइडियोलॉजी जो है गवर्नमेंट की वो बहुत डिपेंड करती है हमारे फार्म के लिए। और उसके बाद हमारे इंडस्ट्रीज को लेकर किस प्रकार का एटीट्यूड है गवर्नमेंट का, फिर लोबिंग एफर्ट्स क्या है, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट के, ये सब जो फैक्टर्स है बेटा ये हमारे पॉलिटिकल फैक्टर्स है। लाइक एग्जांपल ले लो, जैसे आंध्र प्रदेश ने क्या करा, प्रमोट करा आईटी सेक्टर को, और इट इमर्ज एज द आईटी कैपिटल इन आईटी कैपिटल कंट्री। और वो क्या हो गया, आईटी कैपिटल कंट्री की तरह क्या हुआ है, बन के सामने आया, क्योंकि उन्होंने उसमें इन्वेस्ट करा, प्रमोट करा उसको। इसलिए भाई मान लो कोई दूसरा शहर है वो नहीं कर रहा उस चीज को, वहां की गवर्नमेंट नहीं करना चाहती,
तो उससे क्या होगा, आईटी सेक्टर पे इफेक्ट पड़ेगा इस तरीके से। फिर हमारा आता है बेटा लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट में बस वही है कि वेरियस लेजिस्लेचर्स, मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, कानूनी तौर पर जो लागू किए जाते हैं कोई भी लॉ वगैरह, वो मैटर करता है यहाँ पे। स्टेट लेजिस्लेचर ने क्या पास कर दिया, प्रिस्क्राइब रूल्स क्या है, ठीक है, उसके भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ते हैं। जैसे कि टैक्सेस पॉलिसी आ जाएगा इसके अंदर भी। और यहाँ पे जैसे कि देखो कुछ एक्ट के बारे में पढ़ाता हूँ मैं, जैसे कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया था एक, ठीक है, जिनने काफी ज्यादा सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन पे और ट्रेडिंग पे क्या करा था, बहुत ज्यादा रोक लगा दी थी एक तरीके से, मतलब प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी थी। फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट का एक्ट आ गया। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आए, ठीक। फिर इंडस्ट्री एक्ट आ गया यहाँ पे। उसके बाद फोनर एक्सचेंज रेट, ठीक, सॉरी, फोनर एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया। फिर मोनोपोली और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, जिसने सबसे ज्यादा इफेक्ट करा था हमारे बिजनेस को, ठीक है, इस वाले ने, लास्ट वाले ने, ठीक है। ये देखो, इसने क्या करा था पता, प्रिवेंट कर दिया था कंस्ट्रक्ट एंड इकोनॉमिक पावर को, मतलब इकोनॉमिक पावर जो होती है उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया था, मोनोपोली कर दिया था, प्रोहिबिट कर दिया था मोनोपोलिस को, रेस्ट्रिकेट कर दिया था ट्रेड प्रैक्टिस को, ठीक है। बहुत ज्यादा ट्रेड प्रैक्टिस को रोक दिया था इसने, इस वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था बेटा हमारे बिजनेस को यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या होता है ना, पॉलिटिकल और लीगली जो हमारे एनवायरमेंट होते हैं वो बहुत इफेक्ट करते हैं हमारे, ठीक है, बिजनेस को। अब वही बात करते हैं बेटा टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। अब इसमें तो आपको पता ही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, हम पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो वही चीज इसमें, तो इनके लिए न्यू अप्रोच आई है, जैसे कि मान लो प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे न्यू प्रोड्यूसर्स आ गए और इक्विपमेंट्स आ गए, नए नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे भी लोग, तो इंप्रूवमेंट हो गई प्रोडक्शन में इस तरीके से, ठीक है। तो चेंजेस आ जाता है, क्वालिटी का फर्क आ जाता है प्रोडक्ट के इस तरीके में। जैसे कि मान लो कलर टीवी टू अवे फ्रॉम द ब्लैक एंड व्हाइट, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलता था, कलर टीवी चलता है, फर्क आ गया। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदने बंद कर दिया लोगों ने, एकदम चेंज आ गया, ठीक है। अब उसके बाद बेटा यहाँ पे ना हमारा फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, जो थी 1990 बन की। देखो, इंडिया ने क्या करा था, यहाँ पे 3 फोल्ड स्ट्रेटेजीज अपनाई थी, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर 1991 में। पहला ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये 3, इनको डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम। लेकिन पहले, इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि जो ये रिफॉर्म हुए थे क्यों हुए थे, इनकी इंपॉर्टेंस क्या थी। तो अगर मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंस की बात करूं तो मॉडर्नाइजेशन करना था कंट्री को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को अपने, फिर टू इनकर्स करना था प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, दूसरा मोटिव। तीसरा मोटिव था रिमूव करना था अनप्रोडक्टिव कंट्रोल्स को, और चौथा मोटिव था इंटीग्रेट करना था इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। ओके, 4 बड़े मोटिव थे। अब 3 मेन स्ट्रेटेजी जो है उसमें सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन आपका, तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। देखो, यहां से लेकर यहां तक पूरा ग्लोबलाइजेशन का है। देखो, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, कंट्री की जो इकोनॉमी होती है उसको इंटीग्रेट कर लिया जाता है, मतलब जोड़ लिया जाता है, ठीक है, अदर कंट्रीज के साथ, ताकि फैसिलिटेट हो सके फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, कैपिटल एंड पर्संस एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब फ्री ट्रेड हो सके, उसके बाद कैपिटल, पर्सन और टेक्नोलॉजी जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर आराम से आना जाना किया जा सके बिना रुकावट के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर लेते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, ताकि न्यू टेक्नोलॉजी कोई भी आए तो हमारे पास भी जल्दी से जल्दी आ जाए। उसके बाद टिल 1991 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, पॉलिसी स्ट्रिक्टली रेगुलेट करी है इम्पोर्ट पे, ठीक है, इम्पोर्ट वैल्यू पे और वॉल्यूम टर्म्स पर अपनी, और लाइसेंस जो थे इम्पोर्ट्स के वो, और ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस और क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, इन सबको क्या कर दिया था, लगभग चेंज कर दिया था इसने। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो होती बेटा, इसको एडवोकेट किया गया है रैपिड एडवांसमेंट के रूप में टेक्नोलॉजी की, जिसमें इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन टुवर्ड द रैशनलाइजेशन, और फिर रिफॉर्म्स करा गया था कुछ ऑनर एक्सचेंज से रिलेटेड भी। उसके बाद फिर हमारा आया बेटा लिबरलाइजेशन, ठीक है, ये जो दूसरा चेंज हुआ था हमारा, इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या करा था पता, पूरी तरह से फ्री कर दिया था सबको, ठीक है, मतलब बिजनेस को फ्री कर दिया था एक तरह से, लिबरलाइजेशन इंडियन बिजनेस, ठीक है, और इंडस्ट्रीज फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल, जो अननेसेसरी कंट्रोल थे, मतलब जो फालतू के कंट्रोल लगा रखे थे गवर्नमेंट ने, वो सारे के सारे हटा दिए थे, ठीक। और रिलेक्सिंग द, थोड़ा रिलैक्स कर दिया था रूल्स और रेगुलेशंस को, रेस्ट्रिक्शन ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर के ऊपर से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया था। और जैसे कि कुछ स्टेप लिए गए थे इसके अंदर, जैसे कि पहला ऑबलाइजिंग द लाइसेंस, लाइसेंस को खत्म कर दिया गया था, टैक्स रेट के अंदर मतलब जो था रिडक्शन करी गई थी, और फ्रीडम इन द डिसाइडिंग द स्केल ऑफ ऑपरेशंस। उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया था प्रोड्यूसर्स के लिए फॉर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। उसके बाद रिमूवल कर दिए गए थे रेस्ट्रिक्शंस ऑफ मूवमेंट गुड्स एंड सर्विस पर, और मेकिंग इट इजी टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल, और फ्रीडम इन फिक्स प्राइसिंग, इन सबसे फ्री कर दिया था एकदम, ठीक है। अब हमारा आगे बेटा प्राइवेटाइजेशन, तीसरा जो बड़ा चेंजेस करे थे। देखो, इसमें क्या था, प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है बेटा, ओनरशिप को शिफ्ट किया जाता है, जैसे कि आपने इको में भी पढ़ा है,
ठीक है। तो देखो प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, ओनरशिप को शिफ्ट कर दिया था पब्लिक से प्राइवेट साइड में, ठीक है। इसमें क्या करा गया था, रिडक्शन कर दी गई थी रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, क्लियर। ओनरशिप जो थी और कंट्रोल था प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया था पब्लिक से लेकर, ठीक है। जैसे कि इसमें सेल कर दिए गए थे सभी पब्लिक सेक्टर के कुछ एसेट्स को, और लाइसेंस और लीजिंग कर दिया गया था पब्लिक एंटरप्राइज को प्राइवेट को, और ट्रांसफर कर दिया गया था मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज का प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। और इसे अचीव करने के लिए अडॉप्ट की गई थी क्या, पहले से पॉलिसी ऑफ प्लांट डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी अपनाई गई थी, फिर लॉस मेकिंग एंड सिक यूनिट जो थी वो भी प्राइवेट को दे दी गई थी। सिक मतलब जो यूनिट चल नहीं रही थी पब्लिकली, सही से काम नहीं कर पा रही थी या मान लो उनमें लॉस चला था, उनको बेच दिया गया था, ठीक है। तो ये कुछ 3 बड़े, ठीक है, स्टेप लिए गए थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। अब वेरी इंपॉर्टेंट जो देखो यहाँ पे क्या है, इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग इन गवर्नमेंट पॉलिसी। जब गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आया तो बिजनेस और इंडस्ट्रीज पे क्या इफेक्ट हुआ उसका, पहला इंक्रीज हो गया कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन इंक्रीज हुआ, फिर मोर डिमांडिंग कस्टमर, कस्टमर की डिमांड बढ़ गई, रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट बना, क्लियर। उसके बाद नेसेसिटी फॉर चेंज, जरूरत देखी गई कि चेंज होना चाहिए ऐसा, और फिर नीड फॉर द डेवलपिंग ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन नीड्स ये जो ह्यूमन रिसोर्स थे उसको डेवलप करने के लिए सोचा गया। मार्केट ऑपरेशंस को या उसके ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया गया, क्योंकि पहले पब्लिक था, प्राइवेट कर दिया गया था, ठीक है। और लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर का जो बजटरी सपोर्ट था वो क्या कर दिया गया था, कम कर दिया गया था, ओके। और ये बेटा आपका चैप्टर जो है फिनिश हो गया बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इतना ही था, ये कंप्लीट हो गया। और अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो मुझे टेलीग्राम पे, ठीक है, टेक्स्ट कर देना मैसेज वगैरह, तो मैं आपको इसके नोट्स भी दे दूंगा, ठीक। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ में आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना मत जाना, ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आपको